2019 का चुनाव अभी बाकी है। हालांकि समय से बहुत पहले सिवान का राजनीतिक तापमान उस समय अचानक बढ़ गया जब सांसद ओम प्रकाश के विरोधियों ने और यहां तक कि उनके पार्टी के कई लोगों ने एक साथ मोर्चा खोल दिया और कई आरोप लगा दिए। आज उन्हीं सब आरोपों पे जवाब लेने के लिए एटीएन लाइव सीधे सांसद ओम प्रकाश यादव जी के पास पहुंचा है और एक एक सवाल का आज हम जवाब लेंगे। और सीधे तौर पे सबसे पहले हम अपने सांसद ओम प्रकाश जी का स्वागत करते हैं इस एटीएन लाइव में। और सर, जो राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है सिवान का, चुनाव में अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन जिस तरह से विरोधी कि कौन कहे, आपके पार्टी के कई लोग, आपके बहुत करीबी रहने वाले कई लोगों ने ऐसा लगता है कि सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर ऐसा क्यों? पहले तो एटीएन न्यूज़ को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और हम आपको बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का एक हिस्सा है और समाचार पत्र हमारे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि सांसद ने कोई काम नहीं किया। आज प्रेस के लोगों से मुखातिब होते हुए हमने अपनी लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। पहली बार जब हम जीत कर गए तो सरकार के सड़क परिवहन मंत्री से मिलकर के आरपीएन सिंह थे, 1600 करोड़ रुपए की राशि हाजीपुर से छपरा तक की स्वीकृति हमने कराई। काम तेजी में है, चूँकि भूमि विवाद की वजह से कुछ जगह काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जब हम जीत कर गए तो छपरा से सिवान होकर के गोपालगंज जाने वाली सड़क 1100 करोड़ रुपए की राशि हमने स्वीकृत कराई माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से और उसका हम लोगों ने शिलान्यास भी उनसे करवा दिया। काम भी बहुत तेज़ी में चल रहा है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि चाप ढाला के पास हमारे यहाँ के 8 बच्चों की मौत हो गई ट्रेन दुर्घटना में। रातों रात रेल राज्य मंत्री के मुयप्पा जी को बुला करके हमने परिजन से मिलकर के 5-5 लाख रुपया दिलाने का काम किया। इराक में हमारे यहाँ के भी 5 बच्चे की मौत हो गई है, एक बच्चा अभी लापता है, उसका भी हम लोगों ने विदेश मंत्री से मिल करके खून डीएनए टेस्ट के लिए भेजा है, उसका भी पता चल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके हमने अनुरोध किया कि इस परिजन को कुछ आर्थिक सहयोग किया जाए और एक एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए। तो उन्होंने 10-10 लाख रुपए घोषणा किया है और बिहार सरकार ने भी 6-6 लाख रुपया उस परिवार को देने का काम किया। सांसद का जो दायित्व होता है उसका हम निर्वहन करते हैं। विदेश मंत्री से मिलकर हमने प्रधान डाकघर में पासपोर्ट बनवाने का कार्यालय खोलने का काम किया है। 21-22 लाख रुपया की लागत से अंबेडकर लाइब्रेरी जो अभी निर्माण कार्य चल रहा है, काफ़ी तेज़ी में, 2-4 महीना में वो पूरा हो जाएगा। सदर अस्पताल में 11 लाख रुपये की लागत से सुपर शौचालय हम लोगों ने बनवाने का काम किया है। और मास लाइट अस्पताल में पहले तो दवा की बात छोड़िए, रुई सुई भी उपलब्ध नहीं होती थी। आज हमारी जब सरकार बनी है हम लोगों ने मुफ्त में 33 दवा दे रहे हैं। सड़कों की क्या स्थिति थी, सिवान से पटना जाने में कितना समय लगता था, सिवान से गुठनी जाने में, सिवान से बड़हरिया जाने में, सिवान से सिसवन जाने में कितना समय लगता था, सिवान की जनता जानती है। आज सड़क के मामले में हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बिजली की हालत ये थी कि कभी कब बिजली आई और कब गई कोई जानता नहीं था। आज हम लोग 18 से 20 घंटा बिजली दे रहे हैं। हमारे नए पावर सब स्टेशन जब काम करने लगेंगे तो हमें लगता है कि 5 से 7 महीने में हम लोग 24 घंटा बिजली देने की स्थिति में हैं। सिवान में 3 चीनी मिल और 1 सूता फैक्ट्री बंद है। हमने 2 बार मुख्यमंत्री से मिलकर के अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री एक बार सिवान आए थे तो हमने ज्ञापन भी दिया था, आप लोगों के माध्यम से सिवान के लोगों ने जानने का काम किया कि कम से कम 1 चीनी मिल चालू करवा दी जाए ताकि यहाँ की बेरोजगारी दूर हो सके और किसानों की माली हालत ठीक हो सके। तो मेरा प्रयास है सिवान के समग्र विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन सर, सवाल वही है
जो विरोधी, जिन लोगों ने, विरोधियों ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि सांसद ने सिवान में जो राशि सिवान में खर्च करनी चाहिए थी उसको उन्होंने अपने रिश्तेदार गोपालगंज में लगा दिया। फिर गोपालगंज में एक सड़क का आपने दिया था जो पिछले दिनों कुछ पेपर में आया था। इस संबंध में हम बता देना चाहते हैं, गोपालगंज के भाजपा के प्रत्याशी थे सुभाष सिंह जी, और हमारे संबंधी तो नहीं हैं, लेकिन हमारे एक मित्र के संबंधी हैं। वो आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार में बड़े सक्रियता से भाग ले रहे थे। हमने उनके यहाँ जाकर के अनशन किया और निहोरा पाती किया, बहुत मनाया, और चुनाव के 2 दिन पहले अपने गाड़ी पर घुमा करके हमने यादव वोट को तोड़ने का काम किया, और वहाँ हमने चापाकल भी दिए हैं और सड़क भी निर्माण करवाया है। और एक छापरा में भी हमारे उम्मीदवार लड़ रहे थे जो हार गए, बाई इलेक्शन हो रहा था जिसमें प्रभुनाथ बाबू के लड़का जीत गए, तो उसमें भी हमने 4 लाख रुपया दे करके छपरा में भी हमने एक सड़क बनवाया है। हमने अपने घर अपने पत्नी का गहना नहीं बनवाया, अपने बच्चे के लिए कपड़ा नहीं खरीदा है, बल्कि हमने सड़क बनवाई है। और वो हमारे संवैधानिक अधिकार है कि हम 25 लाख रुपया देश के किसी कोना में खर्चा कर सकते हैं। हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, सुनिए, हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, हमें लगता है कि अगर हमको 10 लाख रुपया कहीं खर्च करने से हमारा एक विधायक जीत सकता है तो हम वहाँ दे दिए, तो हमने कौन ऐसा गुनाह कर दिया। तो फिर सर सिवान के साथ सौतला व्यवहार क्यों? सिवान में आपने क्यों नहीं सड़क नहीं बना? बहुत सा यहाँ काम अभी बाकी है, अधूरा है, जो आरोप आप पे लग रहा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके दरवाजे तक जाने का सड़क हमने बनवाया। पूना जी पांडे के दरवाजे पर जब जाएंगे तो हमने अपने सांसद विकास मत से उनके दरवाजे तक जाने का काम हमने किया है। रही बात सड़क अभी अधूरा है, पूरे बिहार में 95 सड़कें स्वीकृत हुई है प्रधानमंत्री सड़क योजना से। बहुत जगह काम लग गया है और बहुत जगह अब काम होने जा रहा है। कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिसको पक्कीकरण से हम नहीं जोड़ने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि क्या जर्जर हालत था टाउन हॉल का, हमने 16 लाख रुपया दे करके उसका जीर्णोद्धार का काम करवाने का काम किए हैं। लेकिन सर दुख की बात यह है कि 16 लाख रुपया आपने दिया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज भी उसका एक पंखा नहीं चलता है। ये है सच्चाई उसकी। प्रशासन के लोगों से इस बात को पूछा जाए कि सांसद महोदय ने अगर 15-16 लाख रुपया दिया है तो इसका सदुपयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेंडर हमारा भाई भतीजा नहीं। लेकिन सर आपको भी तो देखना चाहिए था कि आपका पैसा वो कहाँ उपयोग हो रहा है। कहीं उपयोग हो रहा है कि अधिकारी उसको लूट रहे हैं? नहीं, पहले से तो व्यवस्थित ढंग से हुआ है। पंखा नहीं चल रहा है, तकनीकी कारण तो उसको बना दिया जाएगा, बन जाएगा, लेकिन पहले की अपेक्षा निश्चित रूप से उसमें सुधार हुआ है। रही बात सड़क के मामले में, तो हमने को पूर्व में भी आपको कहा कि कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां की मुख्य सड़कों से हम लोग नहीं जोड़ दें। और विद्यालय तो पहले थे लेकिन बच्चे नहीं रहते थे। आज हम लोगों ने मुफ्त में उन्हें कपड़ा दे रहे हैं, उनके प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, हमारी सरकार, बिहार सरकार दे रही है। और सर्व शिक्षा अभियान के साथ के माध्यम से केंद्र सरकार ने विद्यालय के रंगाई पुताई का भी, पहले तो जर्जर अवस्था में विद्यालय रहता था। सांसद सिर्फ सांसद विकास मत का बात मत कीजिए, हम लोग जाते हैं, हम सरकार बनाने के काम करते हैं। हमारी सरकार की उपलब्धि आपने देखा होगा कि हमने 1 लाख लोगों को सिवान में मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए हैं, जिन कभी सपना नहीं देखे थे कि गैस कनेक्शन भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज़ है, बड़े लोगों के। लेकिन ये सर तो सारे देश में ये प्रधानमंत्री की योजना है, बड़ी अच्छी योजना है, इससे गरीबों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री हम लोगों ने उन्हें चुना है और प्रधानमंत्री गरीबों के काम कर रहे हैं, तो वो उपलब्धि प्रधानमंत्री के साथ साथ हम लोग। सर आपको भी तो सिवान की जनता ने चुना है, सिवान को देखना आपका कर्तव्य है। आपको बता दें कि आपको आमंत्रित करते हैं कि हमारे जो सरकारी आवास है दिल्ली, वहाँ चल कर देखिए, आपको लगेगा कि हम सांसद के यहाँ नहीं आए हैं, हम किसी अस्पताल में आए हैं। हमारे यहाँ 60 से 65 मरीज रहते हैं, हम सबको खाना खिलाते हैं। अभी तक हम 24 आदमी का हार्ट का ऑपरेशन करा चुके हैं, 5 आदमी का किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं, 2 आदमी का लीवर ट्रांसप्लांट है, सारे लोग ठीक हैं। और करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध करा करके मरीजों की सेवा करना मेरा काम है, मेरा दायित्व बनता है। हम ट्रेन के बोगियों में नीचे सोकर चले जाते हैं, अपना सीट अपना मरीज को दे देते हैं।
तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमने काम नहीं किया, हमने काम किया है, लेकिन हमारे विरोधी आपकी सर बातें बिल्कुल सत्य है। कई मरीजों से यहाँ पे हम लोगों से बात होती है और वो आपकी तारीफ करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिवान में 7 जल मीनार है, आपके अगल बगल में कई हैं, लेकिन किसी से किसी को पानी नहीं मिलता है। शहरवासियों को कभी पानी नहीं मिलता है। और ये आज से नहीं, यहाँ बहुत पहले पीएचडी के मंत्री हुआ करते थे अवध बिहारी चौधरी, और उन्होंने मंच से कहा था कि सिवान को पानी पानी कर देंगे, लेकिन किसी के घर में आज तक पानी नहीं गया। ये भी आपका दायित्व तो बनता था कि आप देखते कि ये जल मीनार बन तो रही हैं, लेकिन इससे पानी क्यों नहीं लोगों को मिल रहा है, इसका फायदा लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। जिला अनुश्रवण समिति की 25 तारीख को बैठक हुई, उसमें विस्तृत चर्चा हुई है और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आप चाहे वह जल मीनार मालवीय चौक पर क्यों न हो या जीरादेई में राजेंद्र बाबू के बड़े भाई महेंद्र नारायण के नाम पर जो उच्च विद्यालय वहाँ भी जल मीनार बने हुए हैं, वहाँ भी हो, तो सारे जल मीनार को व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चालू करने के लिए मैरवा में हमारे माननीय सदस्य वहाँ के एमएलसी ने आरोप लगाया कि एक बूंद पानी 20 बरस से नहीं मिल रहा है। तो सारे जल मीनार को ठीक करने की एक निश्चित सीमा दी गई है और 1 माह के अंदर इसको व्यवस्थित ढंग से पूरा करके लोगों के घर तक पानी पहुंचाने का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। एक सर आपके बहुत करीबी, आपके परम मित्र रहे, जिस समय सिवान में पहली बार आप सांसद के दौड़ में थे और आपका टिकट कट गया था, मैं अजय चौहान की बात कर रहा हूँ, जो आज आपके खुल के विरोध में बोल रहे हैं। और जिस समय आपका टिकट कटा था, विष्णु पटेल को टिकट मिला था, हम लोगों ने देखा था कि वो रो दिए थे, लेकिन आज वो एकदम बिल्कुल आपके विरोध में बोल रहे हैं। चूँकि वो आरजेडी में चल गए हैं, आपको पता होनी चाहिए, आप हमारे बड़े भाई हैं, कि वो आरजेडी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और हर आदमी का महत्वाकांक्षा होता है। पूर्व सांसद ने कहा है कि आपको वहाँ मैरवा से हम आपको एमएलए का टिकट दिलवा देंगे, चुनाव लड़वा देंगे। उसी के लेकर के हमारे छोटे भाई अजय जी पूरा हमारे खिलाफ आग उगल रहे हैं। उनके बारे में मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, भगवान उन्हें सफलता प्रदान करें, हमारी शुभकामना है। उन्होंने एक आरोप लगाया कि जीरादेई देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि को आपने गोद लिया, लेकिन वो आज भी विकास से कोसों दूर है। जीरादेई को आदर्श ग्राम घोषित करके माननीय प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इस योजना में 1 पैसा भारत सरकार या बिहार सरकार आवंटित नहीं करती है। हमने अपने सांसद मद से 4 योजना उस गांव में हमने करवाया है। एक तो 27 लाख रुपये की लागत से हमने एक नाली बनवाई है, जो जीरादेई बाज़ार में जामापुर में जल जमा हो जाता था, और एक दलित बस्ती में पीसीसी करवाया है, और एक आप देखेंगे कि थाना से सुरवल जाने के लिए एक सड़क था, उसको हमने पीसीसी करवाया है, और राजेंद्र बाबू के बड़े भाई महेंद्र जी के नाम पर जो उच्च विद्यालय उसके बगल में एक पोखरा है, वहाँ एक सौंदर्यीकरण करके घाट बनवाने का काम किए हैं, और 15-16 सोलर लाइट दिए हैं। और एक चिर परिचित मांग थी, वहाँ के स्थानीय लोग रोज रोड जाम करते थे, ट्रेन रोकते थे, राजेंद्र बाबू की मूर्ति नहीं लगती थी। जब हम सांसद हुए तो मुझे भी आत्मग्लानि होती थी कि देश के प्रथम राष्ट्रपति जीरादेई उनके पैतृक गांव का स्टेशन पर उनका मूर्ति न हो, हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या प्रेरणा मिलेगी। तो हमने रेल मंत्रालय से मिल करके अनुरोध करके वहाँ एक मूर्ति लगाने का काम किया। पहले ही लोग कौन सा काम कर दिए हैं। हम पूछते हैं कि एक हम लोगों ने वहाँ सुलभ शौचालय बनवाने का काम किए, आंगनबाड़ी व्यवस्थित ढंग से काम करे, जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को अनाज मिले, यही उस योजना का अधिकार अंश है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उस आदर्श ग्राम बनाने के साथ उसमें और अधिक पैसा दे। हमारे सामने स्थिति है कि 2400 गांव है, 14 ब्लॉक है, 5 करोड़ रुपया है, ऊँट के मुंह में जीरा है ये पैसा। तो इसलिए राजेंद्र बाबू हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। और आपने देखा होगा कि हमने आर.के. सिन्हा जी जो हमारे पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको बुला करके हम लोगों ने लाया, एक भूमि पूजन भी करवाए हैं। 50 लाख रुपया की लागत से इंटरनेशनल लाइब्रेरी निर्माण कार्य कराने के लिए
हम लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि आप हमें ज़मीन आवंटित करें ताकि इस लाइब्रेरी को हम लोग खाएँ। उन्होंने कहा कि हम अपने ऐच्छिक मद से, सांसद मद से 50 लाख रुपया देंगे, और हमने भी कहा कि अगर ज़मीन उपलब्ध हो जाती तो 50 लाख रुपया हम देंगे। तो 1 करोड़ रुपया में वहाँ इंटरनेशनल लाइब्रेरी बनाने की हमारी योजना है। सर 10 साल से आप सांसद हैं, लेकिन उसके बाद भी आप सांसद रहे, वहाँ बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं कई लोग, लेकिन उसके बावजूद जीरादेई को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो इलाहाबाद को मिला, वो जीरादेई को क्यों नहीं मिला? आज तक इसके साथ सौतेलापन क्यों नहीं आपने सांसद जी? कांग्रेस के लोगों ने नहीं चाहते थे कि देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बने। राजेंद्र बाबू आ गए थे सदाकत आश्रम में, पटेल जी के दबाव में आकर के कांग्रेस के लोगों को झुकना पड़ा और उनको राष्ट्रपति बनाना पड़ा। निश्चित रूप से आपके बात से हम सहमत हैं कि राजेंद्र बाबू के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, उनके गांव के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। आश्चर्य होता था कि राजेंद्र बाबू के गांव में भी रेलवे स्टेशन होने के बाद भी मूलभूत सुविधा से आज भी वंचित है। हमने रेल मंत्री से अनुरोध किया है और अपने सांसद मद से ATM पानी की व्यवस्था 16 लाख रुपया लगा करके हमने सुनिश्चित कर रहे हैं वहाँ। और वहाँ मूर्ति नहीं थी, रेलवे विभाग कर रहा था कि रेल अब कोई महापुरुष का मूर्ति नहीं लगेगा। हम कहे भैया ऐसा कैसे होगा? राजेंद्र टर्मिनल पर पटना में उनका मूर्ति है और गांधी जी का मूर्ति है मोतिहारी में, तो राजेंद्र बाबू के बापू धाम पर, तो राजेंद्र बाबू के जन्मस्थली जीरादेई पर क्यों ना मूर्ति लगेगी? और हमने लड़ झगड़ करके वहाँ लगाने का काम किए थे। हमने प्रधानमंत्री से मिल करके एक अनुरोध किए कि कोई भी पुरस्कार की घोषणा राजेंद्र बाबू के नाम पर कर दे, चूँकि वो मेधावी छात्र थे और बड़ा उद्यमान छात्र थे। उनकी सादगी, उनके विचार से हमें प्रेरणा मिलती है। तो गरीबों के बच्चों को जो हम लोग छात्रवृत्ति देते हैं, तो राजेंद्र मेघा छात्र करके कोई एक योजना चालू किए। कांग्रेस के लोगों ने 70 वर्ष देश में शासन किया, राजेंद्र बाबू के नाम पर एक भी कोई कार्यक्रम उन लोगों ने नहीं चलाया। आपका कहना सत्य है कि राजेंद्र बाबू को उपेक्षित किया गया, छोड़ा गया। जब हम लोगों की सरकार बनी, NDA की सरकार बनी, तो हम लोगों ने भीमराव अंबेडकर को देश रत्न की उपाधि दी। कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे। और आपको बता दें कि ऐसे आदर्श पुरुषों को जब हम लोग अपना रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं, जनमानस में उन्हें प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारे नेता को ये लोग एडेप्ट कर रहे हैं, हमारे नेता को हड़पा रहे। वो एक पार्टी के नेता नहीं थे, वो राष्ट्र के धरोहर थे। सर अब अंतिम सवाल की तरफ हम चलते हैं कि आपके विरोधियों का कहना है कि इस बार 2019 में अब सांसद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का खौफ नहीं चलेगा, जिसका डर दिखा के, उनका कहना है, ये मेरा अपना कहना नहीं है, उनका कहना है कि अब ये डर दिखा के आप सांसद नहीं बन सकते। देखिए हम बता दें आपसे, जब तक हम राजनीति में रहेंगे पूर्व सांसद के कुकृत्य को उजागर करते रहेंगे कि आने वाली पीढ़ी उससे सबक ले सके, फिर से वह सिवान अपराधियों के कुकृत्य से कलंकित और अपमानित न हो सके। नौजवानों में प्रेरणा भरने के लिए हम उसके बात को रखेंगे, बार बार रखेंगे। मीडिया की हत्या होती थी, प्रशासन को लोगों को डराया धमकाया जाता था, व्यवसायियों का शोषण किया जाता था, रोज माँ बहनों का सुहाग उजाड़ा जाता था, बहनों की कलाई सुनी की जाती थी, बच्चों को अनाथ बनाया जाता था। अगर इस बात को हम कहते हैं तो कौन गुनाह करते हैं? कोई साबित कर दे कि ओम प्रकाश एक धूर जमीन किसी का हड़पा हो, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सर मीडिया की हत्या तो अभी हो रही है, आपके सामने हो गई। निश्चित रूप से हमारे सामने और हमारी सरकार में हुई, तो हम लोगों ने स्पीड ट्रायल करवा रहे हैं, CBI से जांच करवा रहे हैं, उसमें आरोपी जेल में है। पहले जब हत्या होती थी तो कोई जेल नहीं जाता था, जेल तो बना था, लेकिन अपराधी रोड पर घुमा करते थे। लेकिन आपके बहुत करीबी जो आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान दे दिया, श्रीकांत भारती की हम बात कर रहे हैं, उनके सारे आरोपी आपकी सरकार के रहते हुए कैसे जेल के बाहर चले गए? में ऐसा हुआ कि हमने उनके परिजन से बात किया था, लड़ना होगा, अपराधियों के खिलाफ लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। उनके लड़के से भी हमने कहा कि पिता की शहादत बेकार न जाने दो, तुमको जिस पर शक हो उसको आरोपी बनाओ। नेम्ड FIR नहीं हुआ भैया, जिसके कारण कि अपराधियों को पूरी छूट मिल गई और वो लोग बरी होते चले गए। प्रशासन को जहाँ जहाँ सूचना मिली, प्रशासन ने गिरफ्तारी जरूर किया, लेकिन गवाह के अभाव में
और वो लोग कोर्ट से उन लोगों को बेल मिलते चला गया। आप देखेंगे चंदा बाबू का जज्बा को हम सलाम करना चाहेंगे। जनता बाबू लड़ रहे हैं तब और आप और हम उन्हें मदद कर रहे हैं। अगर रंजिता लड़ रही है तब हम और आप कोई मदद कर रहा है, बिल कहाँ मिल रहा है? तो लड़ना होगा, डरना नहीं होगा, इसीलिए उन लोगों को फायदा मिल जा रहा है। अगला चुनाव किस मुद्दे पे होगा? मोदी जी के विकास के मुद्दे पे होगा या सिवान में आतंक के मुद्दे पे? देखिए, लोकसभा का चुनाव राष्ट्र हित के ध्यान में होकर होता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के नाम पर चुनाव लड़ने का आह्वान किया है और कर भी रहे हैं। गरीबों की एक एक कल्याणकारी योजनाएं आपको हम बता दें तो घंटों लगेंगे। आपने देखा होगा उजाला योजना है, आपने देखा होगा आयुष्मान योजना उन्होंने शुरू किया है। आज ही 30 तारीख को पूरे देश में एक दिन में आम सभा हो रहा है। हम लोग एक ATM कार्ड देंगे, 5 लाख रुपया तक दवा इलाज कराने की उससे छूट होगी, चाहे वो जहाँ इलाज करा ले। अगर 70,000 रुपये का इलाज करा रहा है तो उसके बैलेंस रहेगा 4,30,000। अगर 1 लाख का इलाज करा लेगा। सर, इसका परिणाम आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब बिहार सरकार ने, नीतीश जी ने निकाला था वो कार्ड दिया था मरीजों के इलाज के लिए, और बीमारी कुछ और था लेकिन निकाल उनको शरीर के कई पार्ट डॉक्टरों ने निकाल दिया। हाँ, तो इसका तो दुरुपयोग भी होता है। देखिए, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दुरुपयोग नहीं। माननीय नीतीश कुमार ने 30,000 रुपये तक का राशि उन्हें आवंटित किया था। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सुरक्षा हम देने जा रहे हैं आयुष्मान योजना। 5 लाख रुपया 50 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि 1 रुपया में हम लोग 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कर रहे हैं। मात्र 240 रुपया प्रीमियम पर हम लोग अटल पेंशन योजना लागू किए हैं। हम लोग मात्र 2% प्रीमियम पर 100% फसल बीमा योजना हम लोग दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 63 kVA के कम पावर का ट्रांसफर अब कहीं नहीं लगे। पहले 16 kVA और 25 kVA के लगते थे। अब देश में निर्णय लिया गया कि अब कहीं नहीं लगेंगे। 18,000 गांव हमें विरासत में मिली थी जहां बिजली पहुंची नहीं थी। उसमें इसी 28 तारीख को विगत दिनों, अभी जो 2-3 दिन पहले बीता है, हम लोगों ने हर गाँव में बिजली पहुँचाने का काम कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से एक मजबूत नेतृत्व के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया में भारत का प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी बढ़ा रहे हैं। हम लोग उन्हीं के विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई सिवान आज अपराध मुक्त है? देखिए, 20 दिन के लिए पूर्व सांसद जब सिवान आ गए थे, पूरा सिवान शहर सिहम गया था, डर गया था। हम अकेले मोटरसाइकिल से निकले और व्यवसायी बंधुओं से कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग निर्भीकता पूर्वक अपना व्यवसाय कीजिए। हम जा रहे हैं दिल्ली, इनका बिल तोड़वाएंगे। हम तो सिवान की जनता की ओर से प्रशांत भूषण को कोट कोट नमन अभिनंदन करना चाहेंगे। हमने उनसे जाकर कहा कि एक अभागा पिता का फरियाद लेकर आए हैं, 3 जवान बेटों की हत्या कर दी गई है। उस व्यक्ति को दिल्ली आने का किराया नहीं है। हम भी वेतनभोगी सांसद हैं, हम भी आपका फीस नहीं देंगे, लेकिन उसकी इच्छा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में उसका वकील बन करके फरियाद करें। जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और 3 जवान बेटों की जिनकी हत्या हुई है उनके भी मरहूम की आत्मा की शांति मिलेगी। उन्होंने 3 बहस किया, मिनिमम पैरवी पर 15 लाख रुपया उनका फीस हुआ, लेकिन उनका ही चाय हमने पिया है। अभी तक हम लोग का चाय भी नहीं पिए हैं और बिल तोड़वाने का काम किए। फिर सिवान के लोग एकदम खुशहाल हैं। हाँ, ये जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, हम इससे इनकार नहीं करेंगे, तो ये स्वाभाविक है, लेकिन पहले की तरह नहीं हो रही है कि कोई बाजार आया, कोई अपने तारीख पर आया, उसकी हत्या हो जा रही है, कोई कलेक्ट्रेट में आया, उसकी हत्या हो जा रही है। दिन दहाड़े गोली चला दी जाती थी, रोज़ किसी को उठा करके ले जाकर चिमनी में डाल दिया जाता था। तो ऐसी हत्याएं अब नहीं हो रही है और न होगी। इसीलिए बार बार आप लोगों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को आगाह करने के उद्देश्य से हम उस बात को याद दिलाते रहते हैं। तो लोग कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। अरे भैया, उन्हीं के तो नाम पर तो लोगों ने हमको यहाँ तक भेज दिया। हम तो सोचे भी नहीं थे कि हमें लोकसभा लड़ना है। जितना हारना की बात छोड़िए, साहबुद्दीन साहब ने दिन दहाड़े हमारी पिटाई किए थे, आपको पता होनी चाहिए, कलेक्ट्रेट में। हमने संकल्प लिया कि जब तक इनकी शहंशाही समाप्त नहीं कर देंगे, मेरी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी और मंगलसूत्र नहीं पहनेगी। हम सिवान की जनता को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कोटि नमन अभिनंदन करना चाहेंगे कि सिवान की जनता ने मेरे उस संकल्प को पूरा कर दिया, मुझे निर्दलीय जिताने का काम किया। वैसी जनता को हम जिए तब तक
आभारी रहेंगे और इसकी सेवा करते रहेंगे। सीवान की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करेंगे, यश और कीर्ति को बरकरार रखने का काम करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। सीवान में सर एक और चर्चा है कि शहाबुद्दीन से लोहा लेने वाले पूर्व एसडीपीओ सुधीर कुमार भी सीवान में चुनाव लड़ेंगे। स्वागत है, वो हमारे बड़े भाई हैं, सीवान आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। और लोकतंत्र में जनता मालिक है, जिसको जहां भेजना होगी वो भेज देगी। हम तो चुनाव लड़ नहीं रहते। सीवान के लोगों ने कहा कि आप हम लोग टिकट देंगे, आपका टिकट न कटा है, दिल्ली जाने के टिकट हम लोग देंगे। तो हमने पहले ही कह दिया कि मैं अपना संकल्प पूरा कर दिया हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसी को मदद करेंगे। लेकिन राष्ट्र हित में नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है भारत। देश और दुनिया के लोगों ने अमेरिका, चीन, जापान नेतृत्व का लोहा मान रहा है। भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, तो भारत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी ज़रूरत है। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से विरोधियों के एक एक सवाल को हमने सांसद ओम प्रकाश यादव जी के सामने रखा और बड़ी बारीकी से और बड़े सुलझे तरीके से उन्होंने जवाब दिया और एक ये संदेश दे दिया कि जिस चीज़ का उन्होंने खौफ दिखाया था, जिस तरह से विरोधियों ने कहा था कि ये अब नहीं चलेगा कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का खौफ दिखा करके सांसद बार बार सांसद बन जाए, ओम प्रकाश यादव सांसद बन जाए, वो इस बार नहीं होगा। तो इस पर पूर्ण रूप से विराम लगाते हुए सांसद ओम प्रकाश यादव ने ये साफ कर दिया कि आने वाला 2019 का चुनाव आतंक पर नहीं, विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। अब देखना है कि सीवान का राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है। इसके लिए हमें 2019 तक इंतजार करना होगा।